Hello everyone, this is Abhishek here. Welcome to my class. Today's topic is criteria of blood collection. ब्लड कलेक्शन का क्राइटेरिया, जो डोनर होता है ब्लड बैंक में जब जाता है कलेक्शन करने के लिए, उसका क्राइटेरिया देखते हैं हम क्या है। क्राइटेरिया देखेंगे हम और उसका रिजेक्शन देखेंगे, क्यों रिजेक्ट कर देते हैं कुछ ब्लड डोनर्स को कलेक्शन के लिए और किस तरीके से कलेक्शन करते हैं और उसमें क्या क्या प्रोसीजर होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है इक्विपमेंट्स की, हम वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ डोनर। क्राइटेरिया देखेंगे डोनर का सिलेक्शन के लिए। जब ब्लड कलेक्शन के जब डोनर जाता है डोनेट करने ब्लड को, तो क्या क्या क्राइटेरिया रहता है उसका कि वो ब्लड दे सकता है, हम वो देखेंगे। सिलेक्शन क्राइटेरिया, उसका सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहले आती है उसकी एज शुड बी, उसकी कितनी होनी चाहिए, 18 to 60 ईयर्स, बिटवीन 18 to 60 ईयर्स उसकी एज होनी चाहिए। 18 से 60 साल के बीच का वो इंसान होना चाहिए जो ब्लड दे रहा है। और दूसरा पॉइंट है उसका हाइट, वेट होना चाहिए उसका 50 ग्राम किलो, है ना, 50 किलो से ज़्यादा उसका वेट होना चाहिए, अंडर वेट नहीं होना चाहिए। पहला है उसका एज 18 to 16 ईयर का के बीच में होना चाहिए वो। दूसरा है उसका वेट 50 किलो से ज़्यादा का होना चाहिए। तीसरा है हीमोग्लोबिन, यानी उसमें ब्लड है कितना, हीमोग्लोबिन कितना है उसमें, वो चेक करते हैं। नॉट लेस देन 2.5 mg/dl, 12.5 ग्राम से ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। 12.5 ग्राम से ज़्यादा वो mg/dl से ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए उसका ब्लड, ठीक है, इतना तो होना चाहिए। नॉट लेस देन 12.5 mg/dl। चौथा पॉइंट है इंटरवल ऑफ 16 वीक्स, यानी अगर किसी ने ब्लड डोनेट किया है, किसी डोनर ने, है ना, जैसे कि आपने अगर ब्लड डोनेट किया है कुछ समय पहले, तो उस दिन से आप गिनिए 16 हफ्ते तक आप नेक्स्ट डोनेशन नहीं दे सकते, क्योंकि बॉडी को चाहिए रहता है इतना समय वापस आपका ब्लड फॉर्मेशन का। अगर आप फिर से डोनेट कर देंगे तो आपका हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाएगा। पहली बात तो आप रिजेक्ट हो जाओगे डोनेट करने के लिए, और अगर बाई चांस किसी ने आपका सिलेक्शन कर भी लिया तो आपकी लाइफ के लिए वो डेंजरस है, क्योंकि आपका हीमोग्लोबिन परसेंटेज बहुत कम हो जाएगा, आपको वीकनेस होगी और बहुत सारी उसमें क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है आपकी, है ना। ये हो गया इंटरवल वीक्स, यानी 16 वीक्स का गैप होना चाहिए एक डोनेशन के बाद सेकंड डोनेशन के लिए। पांचवा है पल्स रेट। पल्स रेट रहना चाहिए बिटवीन 70 to 100 पर मिनट, है ना, 70 से 100 के बीच में पल्स रेट रहना चाहिए उसकी डोनेशन देने वाले की। 6 पॉइंट है इसका 90 to 150 इसका रहना चाहिए। ब्लड प्रेशर की जो वैल्यू रहती है 120/80 रहती है नॉर्मल, पर 90 to 150 भी अगर इसका ब्लड प्रेशर रहा तो वो डोनेशन दे सकता है। टेम्परेचर उसका नॉर्मल रहना चाहिए, अब नॉर्मल नहीं होना चाहिए उसका टेम्परेचर, फीवर या चिल कोल्ड किसी प्रकार की बीमारी नहीं होना चाहिए उसका। ये रहा सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये चीज़ें अगर उसमें हुई तो वो सिलेक्ट हो सकता है। अब है रिजेक्शन क्राइटेरिया, क्यों रिजेक्ट कर देते हैं डोनर को ब्लड देने से। सबसे पहला है हेपेटाइटिस और एड्स। हेपेटाइटिस की अगर उसको किसी प्रकार बीमारी हुई या एड्स हुआ उसको, तो परमानेंटली क्या होता है, वो एक्सक्लूड हो जाता है, परमानेंटली उसको निकाल देते हैं ब्लड डोनेशन से। वो ज़िंदगी में अब कभी ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको अगर या तो उसको हार्ट डिसीज़ हो, किसी प्रकार की दिल की बीमारी हो, तो नहीं दे सकता, वो परमानेंटली एक्सक्लूड हो जाएगा डोनेशन से। या हेपेटाइटिस हो या एड्स हो, इस टाइप की अगर उसको कोई बीमारी है, डिसीज़ है, तो परमानेंटली एक्सक्लूड हो जाएगा, वो कभी डोनेट नहीं कर सकता ब्लड को। तीसरा है मलेरिया। मलेरिया अगर हुआ है उसको, तो मलेरिया होने के 3 साल बाद तक, यानी आज उसको मलेरिया हुआ है तो अगले 3 साल तक वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि मलेरिया के पैरासाइट्स के अंदर रहते हैं कुछ समय तक, है ना। तीसरा है इफ पेशेंट रिसीव्स इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट रेबीज, मम्स, पॉक्स वायरस, रूबेला एटसेट्रा एक्सक्लूड्स फॉर 2 months। अगर पेशेंट रिसीव करता है इम्यूनाइजेशन या किसी प्रकार की उसको वैक्सीन मिल रही है, वैक्सीन मिल रही है उसको, उसने किसी की वैक्सीन लिया है या एंटीबायोटिक्स ले रहा है या किसी पीरियड में है वो मेडिकेशन के कोई ट्रीटमेंट चल रहा है उसका, तो वो कितने दिन के लिए एक्सक्लूड हो जाता है, 2 महीने तक। लेने के बाद, ये नहीं कि कंटिन्यूसली चल रहा है, अगर उसका आज उसका इम्यूनाइजेशन खत्म हुआ है, यानी आज उसका ट्रीटमेंट खत्म हुआ है, उसकी लास्ट वैक्सीन आज लगी है, तो आज से वो 2 महीने बाद ब्लड दे सकता है।
है ना, 2 महीने बाद ब्लड दे सकता है, उसके पहले नहीं दे सकता, तो 2 महीने तक के लिए क्या हुआ, एक्सक्लूड जाएगा, उसको रिजेक्ट कर देंगे डोनर को। चौथा हुआ मेजर सर्जरी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर उसकी किसी में कोई मेजर सर्जरी हुई है जिसमें उसका बहुत ब्लड लॉस हुआ है या उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है अगर कुछ समय पहले ही, तो वो एक्सक्लूड हो जाता है अप टू 1 ईयर, 1 साल तक के लिए वो एक्सक्लूड जाता है, यानी उसको ब्लड डोनेशन क्राइटेरिया से वो निकल जाता है। ये था रिजेक्शन। हमने देखे सिलेक्शन के क्राइटेरिया देखे क्या क्या होते हैं, हमने देखे रिजेक्शन के क्राइटेरिया, यानी क्यों रिजेक्ट करते हैं। सिलेक्शन में करते हैं 18 to 60 ईयर के बीच में होना चाहिए, वेट होना चाहिए उसका अबाव 50 ग्राम, उसका हीमोग्लोबिन होना चाहिए नॉट लेस देन 12.5 mg/dl, उसका जो ब्लड डोनेशन का जो गैप है वो 16 वीक्स का होना चाहिए, 16 वीक के बाद ही वो नेक्स्ट ब्लड डोनेशन दे सकता है। 5th पॉइंट हुआ उसका पल्स रेट होना चाहिए 70 to 100 पर मिनट होना चाहिए, और ब्लड प्रेशर होना चाहिए उसका 90 to 150 के बीच में होना चाहिए, है ना, और टेम्परेचर उसका नॉर्मल होना चाहिए। ये रहा सिलेक्शन ऑफ क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये था सिलेक्शन क्राइटेरिया। इसमें एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, अगर आपको लग रहा हो 90 to 150 ब्लड प्रेशर क्यों लिखा हुआ है, ये तो नॉर्मल नहीं है, 80 to 120 ब्लड प्रेशर होता है। 80/120 ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, नॉर्मल कैटेगरी में आता है, पर आजकल ब्लड प्रेशर 90 to 130 भी कंसिडर कर रहे हैं डॉक्टर आजकल के समय में, है ना, और 90 to 150 इसलिए लिखा है, ये सिलेक्शन क्राइटेरिया बता रहा हूँ मैं आपको, ये आपको नॉर्मल वैल्यू नहीं बता रहा हूँ मैं कि ब्लड प्रेशर की या हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। इतनी चीज़ें भी अगर हुई तो इस क्राइटेरिया के अंदर डोनेशन दे सकता है डोनर। 190 to 1/150 भी अगर उसका ब्लड प्रेशर रहा, इतने ब्लड प्रेशर में भी वो डोनेशन दे सकता है। ठीक है, ये चीज़ है इसमें, ये पॉइंट में वो क्लियर करा है मैंने ना। बाकी रिजेक्शन का क्राइटेरिया तो आपने देख ही लिया है ना, कि हेपेटाइटिस और एड्स और हार्ट डिसीज में एक्सक्लूड हो जाता है परमानेंटली। मलेरिया हुआ तो एक्सक्लूड हो जाता है वो 3 साल के लिए, और अगर पेशेंट रिसीव करता है किसी प्रकार का वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन तो एक्सक्लूड हो जाता है 2 मंथ के लिए, और अगर उसको किसी मेजर सर्जरी हुई या ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ तो एक्सक्लूड हो जाता है वो अप टू 1 ईयर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसीजर ऑफ ब्लड कलेक्शन। हम ये देखेंगे ब्लड कलेक्शन की प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे उसके में क्या क्या इक्विपमेंट रिक्वायर्ड रहते हैं वो देखेंगे, उसके बाद देखेंगे प्रोसीजर। सबसे पहले रिक्वायर्ड इक्विपमेंट रहती है उसकी पायलट ट्यूब की। पायलट ट्यूब क्या होता है, अटैच रहता है ब्लड बॉटल से फॉर कैरिंग आउट सैंपल ऑफ कंपैटिबिलिटी टेस्ट। वो क्या करता है, पायलट ट्यूब्स क्या करते हैं, सैंपल बाहर निकालते हैं कंपैटिबिलिटी टेस्ट करने के लिए। जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले जो टेस्ट होता है, अगर आपने मेरे इसका पहले लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले कंपैटिबिलिटी टेस्ट वाला लेक्चर देखिए, फिर यहाँ देखना। तो कंपैटिबिलिटी टेस्ट करने के पहले के लिए जो ट्यूब यूज़ होती है वो पायलट ट्यूब से ही डोनर का जो ब्लड है पायलट ट्यूब के द्वारा निकाला जाता है। 2 पायलट ट्यूब इज रिकमेंडेड फॉर कलेक्शन एंड अदर फॉर एंटीकोगुलेंट। 2 पायलट ट्यूब रिकमेंडेड रहती है, एक में होता है एंटीकोगुलेंट होता है और एक में एंटीकोगुलेंट नहीं होता है। ठीक है, एंटीकोगुलेंट। अब एंटीकोगुलेंट कौन कौन से यूज होते हैं, एसीडी का फुल फॉर्म है एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज। ये कॉमनली यूज होता है एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज। इसका जो इंक्यूबेशन का जो पीरियड है, मतलब इसका जो स्टोरेज पीरियड है, कितने दिन तक ब्लड को स्टोर करने की इसकी कैपेबिलिटी है ताकि ब्लड खराब ना हो, तो एसीडी की कितनी है कैपेबिलिटी, 21 डेज की। 21 डेज तक के ब्लड को खराब होने से रोक के रख सकता है ट्रांसफ्यूजन के लिए। अब सेकेंड है सीपीडी होता है साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज। इसकी कैपेबिलिटी होती है 41 डेज की। कितनी होती है इसकी कैपेबिलिटी, 41 डेज की। 41 डेज तक स्टोर करके रख सकता है ब्लड को। कितनी होती है, 41 डेज की। तो सीपीडी क्या होता है, सीपीडी साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज। इसका इंक्यूबेशन का पीरियड कितना होता है, 41 डेज का। अब हो गया सीपीडी A1। सीपीडी A1 क्या होता है, साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन। इसका जो पीरियड होता है स्टोरिंग का, ये 48 डेज तक ब्लड को प्रिजर्व करने सकता है। यानी इसका प्रिजर्वेशन पीरियड कितना होता है, ड्यूरेशन कितना होता है, सीपीडी A1 का 48 डेज का होता है। ठीक है, ये नोट कर लेना। अब टेकिंग सेट क्या होता है, इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग ब्लड फ्रॉम डोनर्स वेन इनटू द ब्लड बैग। ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को डोनर की वेन से ब्लड बैग तक। एक ये सेट होता है ना, जो कनेक्ट होता है, एक तो निडल, एक पोर्शन निडल होता है
और दूसरे पोर्शन में एक साइड रहता है जो ब्लड बैग से कनेक्ट होता है। मिडिल वाला पोर्शन आपकी वेन में कनेक्ट होता है जो ब्लड को निकाल के, और दूसरा वाला पोर्शन जो ब्लड बैग में अटैच होता है उसमें ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को। ये हुआ टेकिंग सेट। टाइप्स ऑफ कंटेनर यूज्ड फॉर कलेक्शन। अब इसके टाइप्स कंटेनर जो कलेक्शन के लिए यूज होते हैं, पहला है प्लास्टिक बैग फॉर 350 ml कंटेन्स 49 ml ऑफ एंटीकोगुलेंट। जो प्लास्टिक बैग होता है 350 ml की जिसकी कैपेसिटी होती है ब्लड कलेक्ट करने की, उसमें कितना ml होता है 49 ml इसमें एंटीकोगुलेंट मिला हुआ होता है। कितना होता है 49 ml इसमें एंटीकोगुलेंट मिला होता है। कौन से ब्लड बैग में? जिसकी कैपेसिटी है 350 ml की स्टोरेज की, ठीक है। दूसरा होता है ब्लड बैग 450 ml जिसकी कैपेसिटी होती है कि वो 450 ml या 450 ml ब्लड को स्टोर कर सकता है। उसके अंदर एंटीकोगुलेंट कितना होता है 63 ml उसके अंदर एंटीकोगुलेंट होता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसीजर। प्रोसीजर बहुत सिंपल है, रिलैक्स द पेशेंट एंड लेट हिम ले डाउन। पेशेंट को रिलैक्स करो और उसको जो आराम से उसको लेटने दो। जो भी बेंच है आपके पास प्रोवाइडेड है ब्लड बैंक में, उसके पूरे पेपर वर्क्स देख लो, सिलेक्शन क्राइटेरिया देख लो। सिलेक्शन क्राइटेरिया देख लिया आपने, फॉर्म भरवा लिया, कितना ब्लड डोनेट करना है वो देख लिए हमने, रिलैक्स किया पेशेंट को, सारी चीज़ें देख ली, चेक करा। सिलेक्शन क्राइटेरिया में आप पहले सारी चीज़ें चेक कर लोगे। अब हमारा प्रोसीजर क्या, अब हमको ब्लड निकालना है। सिलेक्शन क्राइटेरिया में तो हमने सारी चीज़ें उसकी देख ली, चेक कर ली, है ना। अब हम ब्लड निकालेंगे। ब्लड निकालने में सबसे पहले हम उसको रिलैक्स करेंगे। पेशेंट को किसी प्रकार का भी अनकम्फर्टेबलनेस नहीं होना चाहिए, लाइट ऑन रहना चाहिए, सरफेस पूरा क्लीन रहना चाहिए, और फैन और वगैरह जो भी चालू रखना चाहिए ताकि टेम्परेचर ना बढ़े पेशेंट का, और वो रिलैक्स रहे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, क्लीन द साइड फॉर कलेक्शन। कलेक्शन की जो साइड है जो मीडियन क्यूबाइटल वेन, यहाँ पे जो इधर आर्म्स में पाई जाती है मीडियन क्यूबाइटल वेन। मीडियन क्यूबाइटल वेन के द्वारा क्या होता है ब्लड कलेक्शन करा जाता है, ठीक है। सेफेलिक वेन और वेस्लिक वेन से भी करते हैं, पर मेनली कलेक्शन करते हैं मीडियन क्यूबाइटल वेन से, ठीक है। तो इसका जो कलेक्शन जो ब्लड का है, इसका मैं अलग से टॉपिक एक कलेक्शन पे बना के आपको बताऊंगा कि ब्लड कलेक्शन किस तरीके से करते हैं, क्या वो। ये तो ब्लड बैंक पे बता रहा हूँ कैसे करते हैं, पर नॉर्मली जब हम ब्लड कलेक्ट करते हैं तो कौन सी साइट रहती है और किस तरीके से करते हैं वो देखेंगे ना। तो क्लीन करते हैं साइट को स्पिरिट से, गॉस के द्वारा स्पिरिट से आपने इसको क्लीन किया। सर्कुलर मोशन में आप इसको क्लीन करेंगे, अंदर की बाहर, अंदर से बाहर की तरफ, यानी जैसे ये अगर इसका आर्म है ना, ये साइड है, यहाँ से आप कलेक्शन करोगे, वेन है ना, यहाँ पे आप इंसर्ट करोगे नीडल। तो अब आप गॉस से क्लीन करोगे सरफेस को। तो कैसे क्लीन करोगे, बहुत ज़्यादा स्पिरिट नहीं ले लेना क्लीन करने के लिए, थोड़ा कम ही लेना ताकि एकदम पूरा गीला ना हो जाए। अंदर से बाहर की तरफ कॉटन गॉस कैसे लगाओगे आप, सर्कुलर मोशन में अंदर की से बाहर की तरफ निकालोगे। उससे क्या होगा, जो बैक्टीरिया है, जो भी उसको वहाँ पे बैक्टीरिया है, कंटेमिनेशन है, सारा जो डर्ट है सब निकल जाएगा। अंदर से बाहर की तरफ निकालोगे तो पूरा निकल जाएगा। बाहर से अंदर की तरफ चलाओगे तो अंदर एक जगह इकट्ठा हो जाएगा जितना भी कंटेमिनेशन है ना। पर आप अंदर से बाहर की तरफ चलाओगे तो अंदर से बाहर की तरफ निकाल के वो पूरे सरफेस को क्लीन कर देगा। ये स्पिरिट जो यूज़ करने का, जो क्लीनिंग का प्रोसीजर यही है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, इंसर्ट द नीडल फॉर टेकिंग सेट एंड अदर पार्ट टू द ब्लड बैग। इंसर्ट करो नीडल को। क्लीन करने के बाद आपने प्रेशर फील कर लिया नीडल का, है ना, टॉर्निक्यूट बांधा, प्रेशर फील किया, इंसर्ट किया नीडल को। कितनी गॉज की होना चाहिए, 18 गॉज का नीडल का साइज होना चाहिए, है ना, 18 गॉज का नीडल का साइज होना चाहिए। इंसर्ट किया और जब तक कि उसके बाद क्या करेंगे, स्टॉप कलेक्शन आफ्टर डिजायर्ड कलेक्शन। स्टॉप कर दो कलेक्शन को आपके डिजायर्ड कलेक्शन के बाद, यानी आप जितना ब्लड बैंक की रिक्वायरमेंट है 350 लेना है या 450 लेना है, आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार जब अगर हो जाता है, एक मेजरमेंट के लिए एक रहता है टूल रहता है, उसके ऊपर रखते हैं ब्लड बैग को, और जब वो हो जाता है तब तुरंत उसको स्टॉप कर दो, पेशेंट को रिलैक्स करो, निडल निकालो, क्लीन करो, और कुछ समय बाद पेशेंट को अगर आपके पास ब्लड बैंक प्रोवाइड करता है कुछ रिफ्रेशमेंट्स जैसे जूस वगैरह उसको प्रोवाइड करो, थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करेगा, उसके बाद आप उसको लेट गो करो, यानी जाने दो। ये क्या है, प्रोसीजर है ब्लड कलेक्शन की। सबसे पहले हमने देखा उसका क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया होता है, उसके बाद हमने देखा रिजेक्शन, क्यों रिजेक्शन करते हैं, उसके बाद हम उसकी प्रोसीजर देखी, क्या क्या स्टेप्स होती हैं, क्या क्या इक्विपमेंट रिक्वायर्ड रहते हैं, और उसके बाद उसकी सिंपल प्रोसीजर देख ली। ये क्या था, ब्लड कलेक्शन
प्रोसेस, उसका क्राइटेरिया एंड इट्स रिजेक्शन प्रोसेस।